हाय गाइस, मैं आप लोग को इस वीडियो में इस क्रैक से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इस क्रैक को कहते क्या है, ये क्रैक अपीयर क्यों होता है सरफेस पे और इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सो चलो अब बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लो कि ये एक हमारा बाउंड्री वॉल है। ठीक है, ये हमारा बाउंड्री वॉल है और इस पर क्रैक जो अपीयर हुआ है तो वो एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ वहाँ से और फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ एक्सटेंड होता गया डायगोनल शेप में। ठीक है, अभी देखो इस तरीके का जो क्रैक आता है ना, वो आता है डिफरेंशियल सेटलमेंट की वजह से। इस क्रैक का नाम है डायगोनल क्रैक। ठीक है, और ये आता है अपना डिफरेंशियल सेटलमेंट की वजह से। अब आप पूछोगे कि डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होता है, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि एक जगह से क्या होता है कि अपना स्ट्रक्चर जिस लेवल पे है उसी लेवल पे रहता है और दूसरे साइड से स्ट्रक्चर नीचे बैठ जाता है। आपको ये चीज़ वीडियो में नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जब यहाँ पे नेकेड आई से मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ सामने, तो मुझे उस पॉइंट पे जो क्रैक का जो टॉप पॉइंट है ना, वहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा अपना जो बाउंड्री वॉल है वो नीचे की तरफ बैठ गया है और साइड से बिल्कुल अपने लेवल पे है। लेकिन यहाँ पे जैसे मतलब अगर इस पॉइंट के मुकाबले में अगर इस पॉइंट को कंपेयर करें तो ये वाला पॉइंट अपना नीचे दिख रहा है और ये वाला पॉइंट अपना ऊपर दिख रहा है। सो सेम वही चीज़ इसी तरीके से वहाँ पे भी कि वो वाला पॉइंट अपना आगे वाला वो ऊपर दिख रहा है और ये नीचे दिख रहा है। ठीक है, और ये क्रैक अपीयर क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे की जो ज़मीन है ना वो थोड़ी नीचे बैठ गई है, या फिर जिसे और दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं कि वो धंस गई है। सो इस वजह से ये क्रैक अपीयर हुआ है सरफेस में। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेक्निकल पॉइंट होता है सिविल इंजीनियर्स के लिए, इसमें इस क्रैक की आपको थिकनेस देखनी होती है, कितना मोटा क्रैक आया है सरफेस में। इसमें क्रैक आया है करीब 8 से 10 mm का। 8 से 10 mm की मोटाई है इसके क्रैक की। और देखो इस तरीके का क्रैक ना बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होता है, मतलब 2 से 3 mm, हार्डली 3 mm का क्रैक जो होता है वो अनहार्मफुल होता है, मतलब उसका कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन ऐसे क्रैक जिनका थिकनेस 3 mm से ज़्यादा है या फिर 4 mm से ज़्यादा है, वो बहुत ही हार्मफुल होता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। अब देखो इसमें ऐसा क्रैक आ गया ना, इसमें जान नहीं बचा है। अगर मैं जाकर अभी ऊपर से इस स्ट्रक्चर को मार दूं तो ये टूट के नीचे गिर जाएगा। आप एक तो देखो कि एक वहाँ पे एक डायगोनल क्रैक दिखाया मैंने आपको, फिर दूसरा देखो क्रैक एक यहाँ पे है, ये सामने देखो ये वाला, ये भी क्रैक है। तो इस स्ट्रक्चर में अब कुछ जान नहीं बचता है। जिसमें भी इस तरीके का डिफरेंशियल सेटलमेंट होके डायगोनल क्रैक आ गया तो उस स्ट्रक्चर में जान नहीं बचता है। ठीक है, ये एकदम क्लियर कर लो कि उसमें अब ज़रा सा भी लाइफ नहीं बचता है। आप बस समझ के रखो कि बस ये एक ब्रिक मेसनरी था जो कि रखा हुआ ऊपर, नहीं तो इसके अलावा इसमें कोई जान नहीं। इसको अभी पुश कर दूँगा तो ये गिर जाएगा पीछे। और देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, जो सिविल इंजीनियर्स को या फिर ऐसे लोग जो घर बना रहे होते हैं उनको ध्यान देने की ये होती है कि जब वो अपना घर बनाएं तो उस टाइम पे जो सॉइल का जो सेटलमेंट करवाना होता है, जो सॉइल का जो प्रॉपर कॉम्पैक्शन करवाना होता है, वो प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करवा लो सॉइल का। ठीक है, अगर सॉइल कॉम्पैक्शन नहीं करवाओगे तो इस तरीके का क्रैक देखने को टाइम के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली मिल जाएगा। ठीक है, देखो सॉइल कॉम्पैक्शन का भी ना 3-4 मेथड होता है जो कि बहुत ही कॉमन होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है कि जो आप बहुत नॉर्मल मेथड होता है कि आदमी क्या ज़रा वो अपना रैमर होता है, रैमर 5-6 किलो का होता है, उससे क्या आदमी ज़रा सा सॉइल को मतलब उस पर सॉइल पे मारता है जिससे कि वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है कि रोड रोलर चलवा देने का, कि आदमी अपने मिट्टी पे रोड रोलर चलवा देता है जिससे कि अपना सॉइल जो होता है वो और भी ज़्यादा प्रॉपरली कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरा तरीका होता है कि न्यूमेटिक रोलर चलवा लो। देखो ये 2-3 मेथड है ना जो कि बहुत ही कॉमन है इंडिया में कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, न्यूमेटिक रोलर और जिस भी तरीके का जो मैंने रोलर बताया है, ये सब थोड़ा लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए, मतलब लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी आप अगर घर पे अपना नॉर्मल घर बना रहे हो आप, तो उस केस में आप इम्पैक्ट रैमर यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए उतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप अपने सॉइल का प्रॉपरली कॉम्पैक्शन कर लोगे तो उसके बाद आप ज़रूर से किसी जियो टेक्निकल इंजीनियर को बुला के सॉइल का आप कॉम्पैक्शन टेस्ट करवा लेना। उसका डिफरेंट टेस्ट होता है, वो ज़रूर से कॉम्पैक्शन टेस्ट करवा लेना आप, तो जिससे आपको पता चल जाए कि प्रॉपरली सॉइल का कॉम्पैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो आपके घरों पे क्रैक आने का इस तरीके का चांसेस बना रहेगा, या फिर और भी जो तरीके क्रैक होते हैं उस तरीके का क्रैक आने का चांसेस
बना रहता है। ठीक है दोस्तों, और देखो इसको रिपेयरिंग की बात किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसकी रिपेयरिंग की होती है, देखो इसको रिपेयर करने का ना कोई परमानेंट मेथड नहीं होता है, टेम्पररी मेथड होता है। आप क्या कर सकते हो कि आप जो सबसे पहले जो सरफेस है, सबसे पहले तो क्या आप सरफेस को क्लीन कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद जितना भी प्लास्टर है इसके ऊपर, जितना भी ब्रिक्स है, जो भी ईंटा है उसके ऊपर जो भी प्लास्टर है उस प्लास्टर को हटा दो वहाँ से, ठीक है। उसको ज़रा सा हैमर से मार के और सारा प्लास्टर तोड़ दो। फिर उसके बाद क्या करो, आप इसमें डॉक्टर फिक्सिट का जो केमिकल आता है, जो इसके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है, जो कि गैप भरने के लिए, उससे आप गैप भर दो इसका। और फिर उसके बाद उसके ऊपर से आप प्लास्टर क्या कर दो अच्छे से, ठीक है। और फिर उसके बाद पेंट कर दो इस सरफेस पे वापस, तो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी स्ट्रेंथ की बात करोगे तो वो स्ट्रेंथ वापस अचीव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच से क्रैक आ चुका है और वो थिक क्रैक है, ठीक है। वो ब्रिक को ऑलरेडी डैमेज कर चुका है। जो उसकी जो स्ट्रेंथ बेयरिंग कैपेसिटी थी, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो था उसका, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। सो अब वो अचीव नहीं हो सकता वापस, ठीक है। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के बस वीडियो में बस इतना ही था। और चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।